4 जुलाई 2005 एक औरत जिसकी उम्र 35 साल है वो अपनी पूरी सज़ा काट चुकी है। अब वो आज़ाद है। उसका नाम है कार्ला होमोल्का। वो एक सीरियल किलर नहीं थी। उसने 3 छोटी लड़कियों के ड्रगिंग, रेप और मर्डर्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसकी अपनी 15 साल की बहन भी शामिल थी। उसने एक चौथी विक्टिम सेक्सुअल असॉल्ट करने में भी मदद किया था, जो कि वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। उसने 12 साल की सज़ा काटी थी। वो वहाँ से बाहर निकल आई क्योंकि उसने प्रोसिक्यूटर से एक डील की थी, एक ऐसी डील जो पूरा सच सामने आने से पहले ही साइन की गई थी। एक ऐसी डील जिसे बाद में कैनेडियन प्रेस ने डील विद द डेविल का नाम दिया। Homolka, already in prison for her part in those crimes and in the death of her sister. It's all part of a deal she struck with the Crown in exchange for one thing, her testimony against Paul Bernardo. कार्ला होमोल्का 4 मई 1970 को पोर्ट क्रेडिट, अंटारियो में पैदा हुई। वो सेंट कैथरीन्स, जो नियाग्रा रीजन का एक खामोश शहर है, वहाँ पहली बारी कार्ला स्मार्ट होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी। अक्टूबर 1987 स्कारब्रो, अंटारियो एक 17 साल की वेटरनरी असिस्टेंट जिसका नाम कार्ला था, वहाँ उसे एक 23 साल का हैंडसम अकाउंटेंट लड़का मिलता है जिसका नाम पॉल बर्नार्डो था। फर्स्ट टाइम मिलते ही उसी रात दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। कार्ला उसी टाइम उस पे मर मिटती है क्योंकि पॉल एक हैंडसम, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड जुनून भरा लड़का था, लेकिन पॉल की एक डार्क साइड भी थी जिसके बारे में कार्ला को जल्द ही पता चलने वाला था। कार्ला को पॉल के बारे में ये बात नहीं पता थी कि पॉल ऑलरेडी एक शिकारी है। 1987 से 1990 तक पॉल स्कारबर्ग, टोरंटो में रेप करता आ रहा था। आज मीडिया उसे स्कारबर्ग रेपिस्ट के नाम से बुलाती है। उसने कम से कम 14 लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की थी और हर बार उसका वायलेंस पहले से ज़्यादा होता था। कार्ला को जल्द ही इन सब के बारे में पता चल गया। उसे पता था कि पॉल छोटी लड़कियों को स्टॉक करता है और उनके पीछे जाता है। बजाय उसे छोड़ने या उसे रोकने के, वो उल्टा उसके साथ इन कामों में शामिल हो गई। स्कारब्रोक रेप की एक विक्टिम ने बाद में रिपोर्ट किया कि उसने वहां एक लड़की को कैमरा के साथ देखा था। उसका नाम कार्ला होमोल्का था। 1990 में समर के दौरान पॉल बर्नार्डो एक ऐसी लड़की के साथ ऑब्सेस्ड होने लगा जिसे कार्ला भी अच्छे से जानती थी। उसकी अपनी छोटी बहन टमी होमोल्का। टमी उस वक्त 15 साल की थी और वो वर्जिन भी थी। और ये डिटेल इस केस में काफ़ी इम्पोर्टेंस भी रखती है, जो कि आप लोगों को आगे जाके समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पॉल का ऑब्जेक्शन बहुत ही डिस्टर्बिंग हो रहा था और कार्ला को मंथ्स लग गए इस चीज़ को टेस्टिफाई करने में। यहाँ तक कि पॉल इंटीमेट मोमेंट्स के टाइम भी कार्ला को कहता था कि वो टैमी की तरह एक्ट करे। वो उसे टैमी के कपड़े पहना देता था और उसे बोलने पे मजबूर कर देता था कि कहो मैं टैमी हूँ, मेरी उम्र 15 साल है, मैं तुम्हारी वर्जिन हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कार्ला बजाय अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के, वो डिसाइड करती है कि वो पॉल को वो हासिल करने में मदद करेगी जो वो हासिल करना चाहता है। कार्ला वेटनरी क्लिनिक जहाँ वो काम करती है वहाँ से स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया चोरी करके ले आती है। उस ड्रग का नाम हेलोथिन था, जो जानवरों को सर्जरी के दौरान बेहोश करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ स्लीपिंग पिल की प्रिस्क्रिप्शन भी ले आती है। पॉल 23 दिसंबर 1990 की डेट डिसाइड करता है, क्रिसमस ईव की एक रात पहले। उस रात होमोल्का के घर पे फैमिली क्रिसमस पार्टी के बाद कार्ला अपनी बहन के लिए इग्नोग एंड रम की एक ड्रिंक मिक्स करती है, जिसमें वो चुपके से स्लीपिंग पिल्स भी मिला देती है। टैमी उसे पी लेती है एंड सो जाती है। वो तीनों नीचे फैमिली रिक्रिएशन में मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। जब टैमी बेहोश हो जाती है तो पॉल उसके कपड़े उतार कर उसका करना स्टार्ट कर देता है और उसने अपने एक हाथ में वीडियो कैमरा भी पकड़ा हुआ था जिसे वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। कार्ला का रोल इधर ही ख़त्म नहीं होता। वो टैमी का मुंह एक कपड़े से कवर कर देती है जिस पे हेलोथिन लगा हुआ था ताकि वो बेहोश ही रहे। पॉल कार्ला को अपनी ही बेहोश बहन के साथ फिजिकल होने के लिए फोर्स करता है। कार्ला के अकॉर्डिंग वो उस वक्त रो रही थी, लेकिन पॉल फिर भी उसका सर जोर से नीचे की तरफ दबा रहा था। एक प्रोसिक्यूटर ने कार्ला से पूछा क्या पॉल ये सब कुछ उसकी मदद के बगैर कर सकता था, जिसके जवाब में कार्ला जवाब देती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ मिनट्स गुजरते हैं और असॉल्ट रुक जाता है। टैमी वोमिट करती है और वो अपनी वोमिट से चोक होकर मर जाती है।
कार्ला और पॉल फौरी तौर पर हेल्प के लिए कॉल नहीं करते, वो एविडेंस को छुपाने में लग जाते हैं। बाद में कार्ला ये टेस्टिफाई करती है कि बिना सोचे समझे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश के बगैर मैंने कंफर्टर को धोना शुरू कर दिया जो मेरी बहन की वोमिट से गंदा हो गया था। ये बहुत स्टूपिड साउंड करता है, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ ये आ रहा था कि इसे देखकर मेरी मम्मी बहुत गुस्सा होगी और मुझे इसे साफ़ करना है। वो टैमी को दोबारा कपड़े बनाते हैं जिसके मुंह पे हेलोथिन की वजह से बर्न आ गया था। वो उसे उसके बेसमेंट बेडरूम में ले जाते हैं। घंटों गुजरने के बाद उन्होंने 911 को कॉल की। टैमी बिना दोबारा होश में आए ही कैथरीन जनरल हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दी गई। पॉल पुलिस को बताता है कि वो टैमी को बचाने की कोशिश कर रहा था और इस तरह इस डेथ को एक एक्सीडेंट समझकर छोड़ दिया गया। इसके बाद एक और लड़की इनकी विक्टिम बनती है जिसकी आइडेंटिटी आज भी छुपी हुई है। कोर्ट में उसे जेनी डो के नाम से बुलाया जाता है। जेनी 15 साल की एक लड़की है जो कार्ला को एक पेट शॉप पे मिलती है। जेनी अकेली थी, वो कार्ला को अपनी बड़ी बहनों की तरह समझती है और यही बात जेन कोर्ट में बताती है कि वो कार्ला को अपनी बड़ी बहन समझती है जो कि उसकी कभी नहीं थी। 7 जून 1991 को कार्ला और पॉल की शादी से एक हफ्ता पहले कार्ला जेन को एक गर्ल्स नाइट आउट के लिए बुलाती है। वो शॉपिंग पर गई, उन्होंने डिनर किया, उन्होंने बातें की। जेन को आइडिया नहीं था कि वो एक ट्रैप में फंसने जा रही है। घर आके कार्ला ने जेन को एक ड्रिंक दी। ड्रिंक में भरकर स्लीपिंग पिल्स डाल दी गई थी। जेन ड्रिंक पीती है और बेहोश हो जाती है। फिर कार्ला फोन उठाती है और पॉल को वहां बुलाती है। कार्ला कोर्ट में बताती है कि मैंने उसे बोला कि वेडिंग प्रेजेंट रेडी है। पॉल घर आता है। बाद में दोनों ने मिलकर एक 15 साल की वर्जिन लड़की के कपड़े उतारे और इसके बाद जो हुआ वो वीडियो रिकॉर्डेड है जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। कार्ला जेन को ऐसे करती है और पॉल उसे रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में पॉल उसे असोल्ट करता है। जेन सुबह उठती है, उसकी तबीयत खराब होती है, वो वॉमिट करती है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसे लगा कि बस उसे हैंगओवर है। कुछ मंथ बाद अगस्त 1991 में जेन को दोबारा उसी घर में बुलाया जाता है। कार्ला फिर से उसे वही ड्रग देती है और ये दोनों मिलकर उसे बेहोश करके उसके साथ सेक्स करते हैं। मतलब कि आप खुद इमेजिन करें, एक इंसान जिस पे आपको ट्रस्ट है, आप उसके घर जाते हैं, खुद को महफूज समझते हैं, लेकिन वही इंसान आपको बेहोश करके आपकी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। जेन एकदम से सांस लेना बंद कर देती है, वो चूक करना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी मर जाएगी। कार्ला 911 को कॉल करती है। वो ऑपरेटर को कहती है कि जेन को सांस नहीं आ रहा। कुछ मिनट बाद ही वो दोबारा कॉल करके उनको कहती है कि अब सब कुछ ठीक है और ये सुनकर पैरामेडिक्स वापस चले जाते हैं। बिना घर में एंटर हुए ही वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। किसी मेडिकल की वजह से जेन बच जाती है। जेन दिसंबर 1992 को एक बार फिर उनके घर जाती है। इस बार पॉल डायरेक्टली जेन के साथ फिजिकल होने के लिए पूछता है और जेन मना कर देती है। जेन कोर्ट में बताती है कि मैंने उसको इस वजह से मना किया क्योंकि वो शादीशुदा था और मैं एक वर्जिन लड़की थी और ये सब कुछ करना मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि वो वही होगा जो पहली बार मेरे साथ फिजिकल होगा। उसने जब मना कर दिया तो पॉल ने उसे कहना शुरू कर दिया कि वो वर्थलेस है और जिंदा रहना डिजर्व नहीं करती। जेन वहाँ से अपने घर चली जाती है और वापस उस घर में नहीं जाती। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका। जेन की माँ कहती हैं कि ये जानने के बाद कि पॉल ने उनकी बेटी को छुआ है, मैंने उसे कन्फ्रंट किया। मैरी डो कोर्ट में बताती हैं कि उसने मेरी बेटी को टच किया और मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों। लेकिन पॉल ने इस बात से इनकार कर दिया। वो अपनी पोस्ट पे खड़ा चिल्लाता रहा जब मैं वहाँ से ड्राइव करके आ रही थी।
मैरी डो कोर्ट में बताती हैं कि उसने मेरी बेटी को टच किया और मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों, लेकिन पॉल ने इस बात से इनकार कर दिया। वो अपनी पोस्ट पे खड़ा चिल्लाता रहा जब मैं वहाँ से ड्राइव करके आ रही थी।